कि जो अभी के हालात हैं वो उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? राजनीति में जो लोग हैं उन पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। कि आरडीजी का मसला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि इसमें गलती कहाँ पर हुई? आरडीजी ग्रांट थी कि नहीं बोलो, यही आज की डेट में कमी थी। जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में सरकार चल रही थी तो 54,000 करोड़ रुपए आए और इस बार 3 सालों में 17,000 करोड़ आए। तो ये पता इस सरकार को भी था, पिछली सरकार को भी था। आप सुखविंदर सिंह सुक्खू को कैसे आंकते हैं कि अगर ऐसी ही परिस्थितियां किसी और मुख्यमंत्री के पास होती तब क्या होता सर? कि बचत करनी है तो पहले अपने पे लागू करो। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अब क्या हो रहा है? पिछले 8 साल से क्या हो रहा है? दिल्ली जब भी गया तो एज एक्स एमपी मेरा पास था, उससे मैं ट्रैवल करता था सेकंड एसी में। बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं यहाँ पर शरेआम कहूँगा, अगर हमीरपुरियों से गलती हुई है ना तो उसका खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। एक सीमेंट प्लांट लगना था सीकरीधार, उसकी ब्रांडिंग हुई थी, आज तक उसकी ब्रांडिंग होती है। फूल जो आम आदमी से जुड़ा हुआ था वो कौन लेके आया सामने? अब यूजीसी का मसला ले लीजिए सर, उसके ऊपर ना बीजेपी बोल के राजी है ना कांग्रेस बोल के राजी है। जब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो परिणाम भी गलत निकलते हैं। तमाम चीजें आपने करी, आपको लगता है कि आपके बाद के जो लीडरशिप रही उन्होंने इतनी बारीकी से काम किया जो कि आम आदमी के इंटरेस्ट में हो? एक हार से प्रदेश कितनी जगह हारा है और बीजेपी कितनी जगह हारी है, क्योंकि अब लीडरशिप की तो फिर बीजेपी में चल पड़ा है कि ये बनेगा वो बनेगा। स्मूथ हो जाए तो अच्छा रहता है। पुरानी बीजेपी जो थी, जो आपकी बीजेपी थी आपके दौर में जो लोग थे, इस बार जो कत्लेआम हुआ, जो 9 सीटें हुई उसमें चुन चुन के उन लोगों को मारा गया और आपके जो लोग थे वो मारे गए। इसलिए मारने वाले और मरने वाले सभी शामिल है उसमें। अगर दिल्ली दरबार देखें, जो अभी लोग आए हैं आपके बीजेपी में कांग्रेस से, वो तो बीजेपी के लोगों से ज्यादा दमदार दिखते हैं सर वहां पर। धूमल साहब, अक्सर आप चुप्पी का दामन थाम लेते हैं और आपसे पहले शांता कुमार जी थे, वो आज तक बोलते हैं बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो उनकी तूती बराबर बोलती है। ठाकुर साहब, ये इतनी ज्यादा चुप्पी आप किस तरह से बर्दाश्त कर रहे अगर देखा जाए, क्योंकि अच्छा तो आपके साथ भी नहीं हुआ, कोई आपकी जगह कोई और होता तो आज तक तो शायद कपड़े फट चुके होते। अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह की सिचुएशन आई थी। वहाँ के लिए मापदंड, मैं वही लगा था बोलने कि अगर उत्तराखंड में होता तो सब कुछ हो जाता, जब हिमाचल की बारी आती है तो शराफत की कदर क्या है बीजेपी हाईकमांड में ये है। पीढ़ी परिवर्तन वाले सीएम और युग परिवर्तन वाले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, पीढ़ी परिवर्तन वाले जयराम ठाकुर हैं। इनमें दोनों में कितना फर्क है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता ग्रहण करने के बाद कह दिया था कि हिमाचल के जो हालात हैं वो श्रीलंका वाले हो जाएंगे, हो सकते हैं, और 3 साल बाद वही पोजीशन सर सामने आई। एक दौर ऐसा भी था कि आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे, आप सीएम भी रहे, विपक्ष में वीरभद्र सिंह नेता हुआ करते थे। तो कुछ ऐसी चीज क्या थी जो आज की डेट में आपको नजर नहीं आ रही है? जो लोग मिलते हैं जी, वो तुलना हमेशा करते हैं। क्या कहते हैं लोग? मौजूदा दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी कम जिद्दी नहीं है कि मैं पहाड़िए से बोलूँ कि मैं काका बल्ली में अकड़ गया था, अकड़ गया। पड़ोसन का रूप गाड़ना है, दत्त आ जाती है। आपके दौर में नौकरी वाला मुख्यमंत्री भी आपको कहा जाता था। लाले डाल दी आपकी पिछली सरकार ने, जब आपकी सरकार थी तब भी बेरोजगारों की चीखें निकली, आज की डेट में भी बेरोजगारों की चीखें निकल रही हैं सर। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हिमाचल प्रदेश आजकल जिस तरह से गति की बात की जाती थी तो जो हालात है उसमें हिमाचल की दुर्गति होती हुई नजर आ रही है और जो गति देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें जो प्रोफेसर धूमल हैं उनका नाम एक ऐसे पायलट के रूप में जाना जाता है जिन्हें आज भी याद किया जाता है कि जब प्रोफेसर धूमल मुख्यमंत्री थे तब जो स्पीड थी, जब इनके हाथ में स्टीयरिंग था हिमाचल का, तो जो चीज़ें थी वो बहुत बढ़िया चलती थी और इन्होंने भी उस दौर में उस वक्त भी काम किया जब यहाँ पर जो सरकार थी बीजेपी की थी और दूसरी तरफ केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। लेकिन आज हिमाचल की क्या हालत है, तो इन्हीं हालात पर मैं आज प्रोफेसर धूमल साहब के साथ हूँ। धूमल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आपका स्वागत, आप आए।
सर, मैंने जिस तरह से बात करी तो पुराने नेताओं में देखा जाए तो एक आप हैं जिनके हाथ में स्टीयरिंग था। आपकी वरी ये था कि जी हमने पीढ़ी परिवर्तन कर दिया, बीजेपी ने अपनी छाती भी ठोकी थी कि जी पीढ़ी परिवर्तन हो गया। लेकिन उसके बाद जो अगली सरकार आई, बीजेपी की आई, लेकर आप आए थे और आपकी वजह से ही जो आपकी लोकप्रियता थी, तो सिरमौर में अमित शाह जी को ये डिक्लेयर करने पड़ा था कि आप ही हमारे दूल्हे होंगे जब भी सरकार बनेगी। और बीते 5 साल, अब अगले 3 साल सर। तो अभी तो मैं आऊँगा इसी मुद्दे पर कि जो अभी के हालात हैं वो उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? मैं समझता हूँ कि प्रदेश का और देश का जी जो राजनीतिक माहौल है वो लोक लुभावन घोषणाएं करके जी वोट प्राप्त करने का बन गया है। 嗯 लॉन्ग टर्म में देश का प्रदेश का क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर जैसे जैसे वर्तमान चुनाव को जीतो, ये नीति बढ़ गई है। जी घोषणाएं करते हैं, वायदे पूरे होते नहीं, और परिणाम स्वरूप राजनीति में जो लोग हैं उन पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है धूमल साहब आपकी कि विश्वास कम होता जा रहा है। लेकिन ये जो चस्के हैं फ्री वीज के और दूसरे, ये तो हमें पॉलिटिशियंस ने डाले ना जी। पॉलिटिशियन ने किया है। अगर ये मानकर चलें कि प्रदेश का भला करना है जी, तो उसके लिए जितनी चद्दर हो उतने पैर में पसारने चाहिए। अब वही बात आ गई जी कि आरडीजी का मसला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि इसमें गलती कहाँ पर हुई? आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जी राजस्व का जो घाटा होता है जी 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 उसको पूरा करने के लिए अनुदान मिलता है। ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है। ये कई वर्षों से चल रहा था और ये अचानक नहीं हुआ। हाँ, कट तो पहले से लग रहा था जी। नहीं, पिछले वित्त आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो 5 साल बीते इनमें ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलेगी और 31 मार्च 2026 को ये खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि ग्रेजुअली कम होता जाएगा। पहले साल ज़्यादा था, फिर अगले साल कम हुआ, फिर कम हुआ, कम होते थे। अब पर प्रोफेसर साहब, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो हिमाचल कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग राज्य नहीं माना जाता था। तो अब लगता नहीं कि जो कुछ ऐसा हुआ है वो हिमाचल को वो हक नहीं मिल पा रहे हैं। पानी हमारा, जंगल हमारे, तमाम चीज़ें हमारी सर। और इसी बात पर मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि भैया जब हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है, 75-80 लाख की आबादी है, तो जीएसटी कहाँ से आएगा? और इस मुद्दे पर अगर देखा जाए तो क्या हिमाचल को ज़रूरत नहीं है सर कि ऐसी जो एड्स हैं वो हमें बंद ना हो, आती रहें? एड केवल मात्र आरडी है। हिमाचल को बहुत बड़ी सौगात एक अटल बिहारी वाजपेयी ने दी। बिल्कुल। औद्योगिक पैकेज, कैश भी उन्होंने कई बार ग्रांट अनाउंस की दी, लेकिन इंडस्ट्रियल पैकेज की बहुत बड़ी एक गिफ्ट थी जी, जो 2003 से शुरू हुई। 2003 में सत्ता परिवर्तन हो गया प्रदेश में। जी जी 2004 में केंद्र में बदल गई सरकार। पहला बजट चिदम्बरम ने दिया, उसमें ही 2004 में इंडस्ट्रियल पैकेज को खत्म करने की बात आ गई। जी जी हमने भी सपोर्ट किया कि नहीं जाना चाहिए, जो आप बात कह रहे हैं जी। लेकिन कांग्रेस की अड़ियलपन के कारण कांग्रेस ने हमेशा छीना है प्रदेश से। जी, और एक पैकेज 2010 में 3 साल पहले खत्म कर दिया। जी, जो उद्योग लगे थे कुछ चले गए, नए आने बंद हो गए। तो अगर वो उद्योग लगते तो टैक्स भी आता। जी, कंसेशन तो 10 साल के लिए थी। बिल्कुल। 10 साल के बाद तो मिलना था। बिल्कुल। तो जिस तरह से और एक और जो आप बात कह रहे हैं कि हमें जरूरत है, वो बात सही है आपकी।
इसीलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस जी जी विशेष श्रेणी के दर्जा जो दिया जाता रहा, जी वो कांग्रेस ने छीन लिया। जी हम तो धन्यवाद दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, 2014 में सत्ता में आए, जी इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन शिवराज सिंह चौहान, जो उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो अध्यक्ष बने। उसने स्टडी किया और उसने रिकमेंडेशन की कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को मिलना चाहिए। जी तो फिर से हमें मिला। तो कांग्रेस सरकार के टाइम पे 50,000 करोड़ मिलता था, वो 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। जी हर चीज़ में इंक्रीज हुई। लेकिन अभी तो ये भी कहा जा रहा है ना जी कि बाकी स्टेट्स का भी हुआ। अब कहीं पे आरडीजी की जो रेशियो थी, जो परसेंटेज थी, 1%, 2%, 3% का फर्क पड़ा उन्हें, क्योंकि वो राज्य भी बड़े हैं, उनकी रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा है। हिमाचल में जो था, इसका सहारा तो रहता था ना सर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे तो चलता था। अब ये बेसिक बात जो गवर्नमेंट भी नहीं समझ रही है, समझा भी नहीं लोगों को। आरडी ग्रांट थी कि नहीं बोलो, यही आज की डेट में कम ही थी, चंद हजार करोड़ ही थी। 2,500 करोड़ की थी। अब मान लो 25,000 करोड़ की साल की थी, 5 साल की। तो जो एक्चुअल ग्रांट बाकी और आती है वो कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। आरडीजी एक छोटा सा पार्ट है, उस चीज़ से इनकार नहीं है सर। लेकिन ये देखो, और एक दी इस करके गई थी कि जो स्टेट फाइनेंशियली कमज़ोर है जी, वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, संसाधन जुटाएंगे और फिर सेल्फ सफिशिएंट बनेंगी। फाइनेंस कमीशन ने कहा कि प्रयास ही नहीं किया जा रहा है संसाधन जुटाने का, उसके कारण निर्भरता केंद्र पे बढ़ती जा रही है। जिस तरह से सर अभी बात चली हुई थी कि खर्चे अपने कम नहीं करते, और दूसरी चीज़ थी कि जब जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में सरकार चल रही थी तो 54,000 करोड़ रुपए आए, और इस बार 3 सालों में 17,000 करोड़ आए। इससे जुड़ा हुआ मेरा ये आखिरी सवाल है सर। तो अब जब मदद आती है तो क्या लगता नहीं सर कि भेदभाव हो रहा है कहीं पे, कि 17,000 करोड़ रुपया ही अभी तक आया था, क्योंकि आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया था, ये कहीं ना कहीं तो लगता होगा ना जी पैसा। नहीं, देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि पहले ज़्यादा आया, मैंने शुरू में आपको कहा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर तो था। फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि पहले साल ज़्यादा मिलेगा, दूसरे साल उससे कम होगा, फिर और कम होगा जी, और 31 मार्च तक बिल्कुल खत्म बंद हो जाएगा जी। जी, तो ये पता इस सरकार को भी था, पिछली सरकार को भी था। बहुत बड़ी बात कही, पता दोनों को था। तो जब पता है कि मुसीबत आने वाली है तो उसके लिए संसाधन जोड़ने का काम तो शुरू करना चाहिए था। बिल्कुल। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो पुरानी सरकार थी जयराम जी वाली, जब दौर था, तो उनका भी उतना ही रोल बनता था जितना इनका बनता था। सबका ही बनता था, जो सत्ता में रहे। तो माना जाए ना सर कि ये दोनों पिटे खिलाड़ी साबित हुए, जयराम जी भी और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी, इसमें विजन के मामले में अगर उस तरीके से देखा जाए तो। मैं इंडिविजुअल पे बात नहीं करना चाहता जी। सरकार की ऐसे होल सोच, जी, अधिकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, जब ऐसा पता लगता है कि ऐसी हमारे पुरानी कहावत होती, बरसात आने से पहले अनाज लेके रखते थे। जब पता है बरसात की डिक्लेरेशन हो चुकी है और ये कमी आने वाली है, और कहा भी गया था स्पेसिफिक कि अपना प्रबंध कर लो। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा लीक के हटकर चलूंगा
कि जिस तरह के माहौल में आज हिमाचल फंसा हुआ है, जिस तरह से फाइनेंशियल क्रंच है, क्राइसिस चले हुए हैं बहुत सारे, आप सुखविंदर सिंह सुक्खू को कैसे आंकते हैं कि अगर ऐसी ही परिस्थितियां किसी और मुख्यमंत्री के पास होती तब क्या होता सर? नहीं, ये तो उस पर निर्भर करता है दूसरा व्यक्ति क्या काम करता है, कैसे करता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ठीक काम कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तमाम चीज़ें हैं, सच्चे झूठे वादे जितने भी थे उसके बीच में काम करने का जो मादा है। जो कठिन परिस्थिति आई मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ जी। 2010 में फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। हमने बहुत अच्छा काम किया था, बिल्कुल प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी दी थी, लेकिन सारे देश में 126% ग्रांट बढ़ी हर स्टेट की, हमारी 50% बढ़ी और पे कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, वो भी लागू करना था। जी जी जी। तो हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ और सेविंग की तरफ, बचत जो आप कह रहे हैं, तब चेयरमैन जो थे उनका ऑनरेरियम 5,000 3,000 ऐसे होता था। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। आज कोई चेयरमैन 1 लाख से कम सैलरी नहीं है, स्टाफ है, गाड़ियां हैं। यही है सीजन्ड जो लीडरशिप होती है और जो एक विजन, जो कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 8 साल से गायब है अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और आम आदमी को फ़ायदा मिले ना मिले इससे किसी को कोई कंसर्न नहीं होता। तो हमने निर्णय लिया कि बचत करनी है तो पहले अपने पे लागू करो। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। पहली बार मुख्यमंत्री, मंत्री सबको किराया मकान का देना कंपल्सरी किया जो फ्री होता था। सच में इस बात पे तो मेरा भी ताली बजाने को मन कर रहा है। अब क्या हो रहा है, पिछले 8 साल से क्या हो रहा है? मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात नहीं करूंगा, मैं जयराम ठाकुर की बात नहीं करूंगा, इन दोनों के कार्यकाल जो है उनकी बात करूंगा, किस तरह से लीडरशिप खो जाती है, या यूं कहूं कि लीडरशिप को खत्म कर देती है खुद ही हमारी आला लीडरशिप। उस वक्त क्या हुआ प्रोफेसर साहब के मुंह से आपने सुना, और आजकल क्या हो रहा है उससे आप वाकिफ होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। इसके अलावा मैंने कहा दिल्ली गाड़ियां लेके मत जाओ, कारें लेकर ट्रेन से ट्रैवल करो। जी जी। मैं स्वयं दिल्ली जब भी गया तो एज एक्स MP जो मेरा पास था उससे मैं ट्रैवल करता था सेकंड AC में। परिणाम स्वरूप प्रदेश को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता मुख्यमंत्री के कहने पर। यार कहाँ कहाँ हमने चीजें गुम कर दी। ये सवाल मेरा पूरे हिमाचल की जो 75-80 लाख की आबादी है ना, आपसे रहेगा। क्यों अब ऐसा विजन क्यों नहीं है? बीजेपी कांग्रेस मत कीजिएगा, सिर्फ विजन पे बात कीजिएगा। जी। सेब की फसल भी उस साल कम हो गई। जो 2,000 करोड़ की इकोनॉमी थी वो 1,100 करोड़ की रह गई। आर्मी सेक्रेटरी बड़े घबराए हुए थे कि GSDP कम हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हमने जो प्लानिंग की थी गांव के किसान बागवान की आर्थिकी ठीक करने की, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान बागवान समृद्धि योजना लाए थे, पोलियो ऑफिस में लगे। आप सुन के हैरान होंगे, बहुत कामयाब योजना थी सर। ऑक्सीजन वेजिटेबल 250 करोड़ की बिकती थी हिमाचल से। फूल तक गए थे उस दौर में। 250 करोड़ की ऑक्सीजन वेजिटेबल साल बिकी। 250 से 250, 2,000 करोड़ का इंक्रीज। बताइए बताइए, अब यहाँ पर विजन देखिएगा। और ये जो किताबी घोषणाएं होती हैं ना, वो कहाँ पे होती हैं? जमीन पर काम कब होता है? हमारे नेता कर रहे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के सदस्य हो, मौजूदा मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, है कहाँ पे सोच? जी। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड हर्बिकल्चर। जी। इंग्लैंड के हाई कमिश्नर मुझे मिलने आए, तब चुनाव ड्यू थे 2007 के। तो आप क्या करेंगे प्रदेश में? मैंने कहा मैं ग्रामीण का आर्थिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगा। जी जी जी। क्योंकि 80% 90% आबादी हमारी गांव में है। जी। अगर गांव समृद्ध हो गया, सब समृद्ध जी,
तो शायद देश में एकमात्र मुख्यमंत्री में था उसने कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, जो आमतौर पे जिसको इग्नोर करते हैं, और सहकारिता विभाग, ये मैंने अपने पास रखे। और इन डिपार्टमेंट्स को कोई रखना ही नहीं चाहता है पिछले दौर में, क्योंकि मैंने पहले भी अक्सर कहता हूं कि जब कंपैरिजन होता है तो जो मौजूदा होते हैं लीडरशिप उनका और जो पहले के एकदम इमीडिएट जो पीछे वाली लीडरशिप होती है उनका होता है। अब देखिए कि क्या चीज़ सामने आई कि जिन विभागों को कोई लेना नहीं चाहता है, या ये कहा जाता है, कांग्रेस में भी यही चीज़ें चली हुई थी कि जी चौधरी चंद्र कुमार कांगड़ा के खाते से उन्हें पशुपालन दे दिया, लेकिन जब हमीरपुर के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वो विभाग अपने पास रखे थे। अहमियत की बात, सोच की बात। जी, दूध गंगा योजना प्रारंभ की जी, डेयरी फार्मिंग को, तो यार सोलन जिले में ही महिलाओं ने संस्था बनाई और ऑर्गेनिक चारा पशुओं को देते थे। उनके दूध की शिमला में इतनी डिमांड हो गई, क्या ये सब मुझे कहें कि जब हम जाते हैं तो दूध खत्म हो जाता है। तो लोगों में फूल उत्पादन के लिए, उदाहरण आपके कांगड़ा में भी पोस्ट ग्रेजुएट लड़के थे जी, उन्होंने फ्लोरिकल्चर का काम शुरू किया जी। चंबा में तीसा के क्षेत्र से फूल दिल्ली जाते थे। तीसा का फूल का डिमांड वहाँ हुई जी, वो तो मैं तीसा गया स्पेशली ये पता करने। अब दौड़ें लगती हैं दिल्ली की, प्रदेश का जहाँ पे विजन की जरूरत होती है ना, कि तीसा से जो फूल थे वो शायद स्टार कैटेगरी के जो होटल से और जो दूसरे थे वहां पे जाया करते थे। डिमांड थी बहुत की, बिल्कुल, कि ताज़ा होते हैं। तो मैंने कहा चायल से, कुरसोग से तो हमने ऐसी बसें लगाई थी, पर तीसा से कैसे फूल ताज़ा पे पहुँचता है। तो जो सोसाइटी बनी हुई थी एक, उसके स्टोर में मैं गया और पठानी थी, मुझे बहुत खुशी हुई। गाँव के आदमी कैसे काम करते हैं। गुलाब की डंडी काट कर नीचे वो थोड़ी रुई गीला करके बांध देते थे। जितनी नमी फूल को चाहिए ताज़ा रहने के लिए, वो डंडी से रुई के माध्यम से पहुँचेगी और फूल ऐसा जैसे ताज़े के ताज़ा। इसलिए तो तीसा के फूल की डिमांड दिल्ली में थी। बहुत बड़ी गलती हुई है, और मैं यहाँ पर शरेआम कहूँगा, अगर हमीरपुरियों से गलती हुई है ना तो उसका खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। और सियासत के लिए, सियासत तो हर कोई करता है, कौन गया तीसा आज तक? मुंह पर बोल रहा हूँ, एक सीमेंट प्लांट लगना था सीकरीधार, उसकी ब्रांडिंग हुई थी, आज तक उसकी ब्रांडिंग होती है। फूल जो आम आदमी से जुड़ा हुआ था वो कौन लेके आया सामने? हम लोगों को बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग चुकी हैं ना जिनका कोई इलाज नहीं है, और जहां पर कोई अच्छा पॉलिटिकल डॉक्टर मिले तो हम उसका ही कत्ल कर देते हैं। खैर डॉक्टर साहब, माफ चाहूँगा प्रोफेसर साहब, कि ये तमाम चीज़ें आपने करी, आपको लगता है कि आपके बाद के जो लीडरशिप रही उन्होंने इतनी बारीकी से काम किया जो कि आम आदमी के इंटरेस्ट में हो? ये तो आम आदमी बताएगा कि क्या हुआ, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। अब उसी इस पे आ जाता हूँ, पूरा हिमाचल बड़ी बुरी तरह से इस वक्त कहें ना कि गरमाया हुआ है, बेहद संग जो दूसरे मसले हैं। अब यूजीसी का मसला ले लीजिए सर, उसके ऊपर ना बीजेपी बोल के राजी है ना कांग्रेस बोल के राजी है, और ये लग रहा है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो वोट बैंक को देख के एक तरह से पॉलिटिकल माइंडसेट उसके ऊपर बना हुआ है। क्या सोशल सेटअप, जिसके सेटअप के सहारे सरकारें बनती हैं, टूटती हैं, आपको क्या लगता है सर कि इसका क्या रहेगा? जैसे फ्रीबीज दे के चुनाव जीतने के लिए प्रयास किया जाता है, वैसे ही बिल्कुल वोट बैंक्स बनाने के लिए कि इस ग्रुप का, इस कास्ट का वोट हमें मिल जाएगा, जी जी, जब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो परिणाम भी गलत निकलते हैं। बिल्कुल 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 प्रोफेसर साहब। देश को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक वर्ग को
सुरक्षा महसूस हो, हर किसी के हितों की चिंता की जाए, तो बहुत फर्क पड़ता है। किसी एक वर्ग के लिए, एक को खुश करने के लिए दूसरे को कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देना, ये समझदारी नहीं है जी। शासक को जिसने शासन चलाना है, उसकी नजरों में तो सब नागरिक एक समान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक को न्याय देते देते दूसरे से अन्याय कर देना गलत होगा। मुझे विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय मामले को देख रहा है जी। तो निर्णय तो होगा सब पक्षों को। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। हितों का ध्यान रखते हुए जी ऐसा दिया जाए समाज में समानता हो जी। और एक दूसरे के प्रति समभाव आदर का भाव हो, ऐसा प्रयास। व्यक्तिगत तौर पे एक सवाल रहेगा सर, पर्सनल भी आंक सकते हैं आप इसको। आज मैं ये पूछे भी ना जाऊंगा नहीं सर, कि इतना बड़ा नुकसान, मैं तो ये मानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना, हो सकता है किसी और की अपनी अपनी राय होती है, तो धूमल साहब आपको क्या लगता है कि एक हार से प्रदेश कितनी जगह हारा है और बीजेपी कितनी जगह हारी है? क्योंकि अब लीडरशिप की तो फिर बीजेपी में चल पड़ा है कि ये बनेगा वो बनेगा, तो पीढ़ी परिवर्तन करने के चक्कर में अब ऐसा लग रहा है कि ये सीढ़ी तो है कहीं ना कहीं, लेकिन उस सीढ़ी पर सीएम पद की तरफ बढ़ने वाले बहुत से चेहरे हो चुके हैं, अब वो चीज नहीं रही है। अगर पिछले 5 साल की भी बात करूं तो वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाई थी जो आपने, अगर मैं ये कहूँ कि एक लंगड़ी सरकार थी आपके पास, एक बाजू के नीचे पंडित सुखराम जी की बैसाखी थी, दूसरी बार जब आप आए तो एक फुल फ्लेज मूड के साथ आए और आपने अपने सक्सेस रेट भी बताया, तो अब क्या होगा बीजेपी का सर अगर यही हालात रहे तो? बहुत बलवान है, समय सब चीज़ों का समाधान करता है जी। स्मूथ हो जाए तो अच्छा रहता है। स्मूथ होने के लग रहा है आपको आसार हैं कि जिस तरह से पुरानी बीजेपी जो थी, जो आपकी बीजेपी थी आपके दौर में जो लोग थे, इस बार जो कत्लेआम हुआ, जो 9 सीटें हुई, उसमें तो अगर मैं उसी सियासत की बात करूं तो आपके जो फॉलोअर्स थे, जो आपको मानते थे, चुन चुन के उन लोगों को मारा गया और आपके जो लोग थे वो मारे गए और आज उनको टिकट के लाले पड़े हुए हैं। मेरा तो हर कोई हर कार्यकर्ता को मैंने अपना माना, बिल्कुल, इसलिए मारने वाले और मरने वाले सभी शामिल है उसमें। बात बहुत सही कही, समझिएगा कि मारने वाले और मरने वाले सभी शामिल हैं। तो इन जब तरीकों से देखा जाए धूमल साहब, तो बीजेपी की आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारी शाखाएं, पहले एक शाखा हुआ करती थी, अगर मैं सियासत के लिहाज से बात करूं तो एक शाखा हुआ करती थी, उस शाखा से सारी चीजें निकलती थी। अब तो आपके वो कलम लगाते हैं ना जी, उस तरह से कलम लगनी शुरू हो गई कि कांग्रेस के हाथ भी ऊपर आ गया, कमल का फूल पीछे चला गया सर। तो इससे क्या मैसेज आ रहा है सर? क्योंकि अगर उस दौर में, अगर आपकी पहले जब आपकी सरकार थी तो कलम लगी थी तो सरकार बनी थी सर, हालांकि वो भी कांग्रेस की ही थी देन, हिमाचल विकास कांग्रेस सर, लेकिन उसके नतीजे कुछ और थे, आज की डेट में नतीजे कुछ और हैं। अगर दिल्ली दरबार देखें, जो तो अभी लोग आए हैं आपके बीजेपी में कांग्रेस से, वो तो बीजेपी के लोगों से ज्यादा दमदार दिखते हैं सर वहां पर। तो क्या फर्क है कि हिमाचल की बीजेपी कहाँ मारी जा रही है और इन लोगों का अगर जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी क्या वजह है दिल्ली दरबार में जो सक्सेस रेट है? संगठन के मामलों में मीडिया में चर्चा नहीं करना चाहूँगा जी। आ गई जवाब आपके सामने है, आप उस चीज को देखिएगा। धूमल साहब, अगर मान लीजिए उस वक्त, मैं तो यही कहूंगा, इसी बात पे अड़ा रहता हूं कि आपको हरवाया गया था, ये तमाम चीजें अगर सही रहती तो आज प्रदेश का नक्शा क्या होता? मैं तो एक पात्र था, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, कैसी रहती, इसका निर्णय तो जनता ने और पत्रकारों ने करना है जी, बुद्धिजीवियों ने करना है। तो मैंने आपको एक बात शुरू की थी कि इंग्लैंड के हाई कमिश्नर मुझे मिलने आए थे जी। उन्होंने पूछा इस प्रदेश को कैसे स्ट्रांग बनाओगे, आप भी पूछते हैं कि कैसे साधन जोड़ोगे, तो मैंने कहा था एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जी जी, फ्लोरिकल्चर और हर्बिकल्चर। तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर समझ आता है, फ्लोरिकल्चर समझ आता है जी, हॉर्टिकल्चर समझ आता है, व्हाट डू यू मीन बाई
एग्रीकल्चर। मैं यही लगा था पूछने सर। तो मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रकृति का ये बहुत बड़ी गिफ्ट है कि यहाँ पंजाब जैसा गर्म क्षेत्र भी है, बिल्कुल है जी। मॉडरेट क्लाइमेट वाला भी मध्यवर्गीय क्षेत्र भी है, जी जी। और कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पीति वाला भी है हमारे है पास। बिल्कुल जी। हर प्रकार की जड़ी बूटी हमारे प्रदेश में होती है। मैं एक मिनट सर, मैं आपको रोक रहा हूँ। हेलीकॉप्टर का जिक्र आता है, हमारे ये नेता भी हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं, क्या कभी किसी के मुंह से, वही कहूँगा पास्ट और प्रेजेंट का जो कांग्रेस की सरकार है, जो पास में बीजेपी की सरकार थी, कितने मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ के दौरों पर गए, और हवा में रहना और हवा से भी नीचे जमीन देखना, आपको लगता है कि किसी में इतना दम था? जी। तो मैंने कहा जो गर्म वो हमें पैदा होती है जड़ी बूटी, वो भी यहाँ हो सकती है, मॉडरेट क्लाइमेट वाली भी हो सकती है, सबसे ठंडे क्षेत्र में पैदा होने वाली भी यहाँ हो सकती है जी। तो हमने हर्बल पार्क्स बनाए। हाँ आए थे। चंबा में हाइट पे जाके बनाया, मैंने उद्घाटन किया। मनाली के ऊपर बनाया, अलग अलग जिलों में जैसी जैसी क्लाइमेट था वैसा हर्बल प्रोडक्शन के लिए जी जी। हर्बल पार्क बनाए गए। जी। सलूनी के पास चंबा में लेवेंडर ग्रास हाँ शुरू कराया, जी। जहाँ घासनी में 50 रुपए का घासनी होता था, वहाँ पर लेवेंडर ग्रास से जो रस निकालते थे, जी। उससे सेंट बनता है, साबुन में जो खुशबू होती है वो जी। वो 3000 रुपये किलो लीटर बिकने लगा। फिर मैंने कहा किसान, कसम से तबाह हो गया हिमाचल। नई लीडरशिप देख रहे हैं आप, और पुरानी लीडरशिप, सोने में आज कितना खोटा और पुराना सोना कितना सही था। जी। किसान उस घास को लेके कैसे जाएगा, तो मैंने वो फैक्ट्री वहाँ लगवाई सलूनी में, जी जी। ताकि लोकली वहाँ थे। अभी जो सलूनी से कोई आता है तो मैं पूछता हूँ कैसा है वो, काम पड़ गया वहाँ पे, रुचि ली। तो जो फूल बाहर से आता था, फूल यहाँ होना शुरू हो गया। जड़ी बूटी जो खत्म हो रही थी, दुर्लभ होती जा रही है, उसको बचाने के लिए आवश्यकता है। थोड़ी जमीन में बड़ा ज़्यादा हो सकता है। और हमने क्लाइमेट में जो आज कहते हैं पानी हमारे हैं, पानी हमारा है, पहाड़ की दीवानी, पहाड़ का पानी, ये देश के काम तो आया। हमने जो पॉलिथीन और प्लास्टिक को बैन किया, बिल्कुल। ये तो पहाड़ों में मैं थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, हमारे धर्मशाला में त्रिउंड का ट्रैक है, और जब ये प्लास्टिक बैन हुआ था तो उसके बाद सरकार तो कांग्रेस की आ गई थी, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर जो नई पौध थी, जहाँ पर प्लास्टिक फेंक के आते थे लोग, और प्लास्टिक की वजह से वो जो उगना बंद हो चुका था, वो निकलनी शुरू हो गई थी वहाँ पे। जो इसको एग्जैक्टली वर्ड तो मेरे को भी नहीं याद आ रहा सर, जो पौध निकलती है एक ना, तो वो नई फसल तो नहीं कह सकते, वो पौधे वहाँ पर निकलने शुरू हो गए थे। जी सर। पनीर निकली। हाँ हाँ। नहीं, हमने लगाए सुन्नी के पास प्लांटेशन की जी। एक्स सर्विसमैन की फोर्स रखी वहाँ, और वर्ल्ड बैंक ने उसको मॉनिटर किया। हिंदुस्तान में, एशिया में पहली स्टेट हिमाचल प्रदेश थी जिसको कार्बन क्रेडिट मिला। आज उसी कार्बन क्रेडिट के चक्कर में झगड़े चले हुए सर। कार्बन कोस्टा रिका साउथ अमेरिका में, और हिमाचल हिंदुस्तान में। जी। फरवरी 2009 में
कोस्टारिका हम गए, वर्ल्ड बैंक लेकर गया। जी। मेरे साथ जेपी नड्डा तब मंत्री थे, ये गए, ऑफिसर गए, और ग्रीन ग्रोथ के लिए, ग्रीन डेवलपमेंट के लिए जी। हजारों करोड़ रुपए की ग्रांट्स वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को और उसको क्या हो गया है हमारी लीडरशिप को, सोचिएगा जरूर। अब मैं एक थोड़े से लीक से हट के दूसरी तरफ चलूंगा। दोनों साहब, अक्सर आप चुप्पी का दामन थाम लेते हैं, और आपसे पहले शांता कुमार जी थे, वो आज तक बोलते हैं, और उनका प्रेशर जो है वो चाहे आपकी बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उनकी तूती बराबर बोलती है। ये अलग बात है कि जितना फुटफॉल आपके यहाँ समीरपुर में है, वहाँ पर आम आदमी भी आता है, ऑफिसर्स भी आते हैं, IAS IPS तमाम लोग, नेता भी आते हैं। तो ठाकुर साहब, ये इतनी ज़्यादा चुप्पी आप किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर देखा जाए? क्योंकि अच्छा तो आपके साथ भी नहीं हुआ, कोई आपकी जगह कोई और होता तो आज तक तो शायद कपड़े फट चुके होते। जिस गठन में हमने कभी सोचा नहीं था चुनाव लड़ने का, यहाँ से उठाकर संसद में प्रदेश का मुख्यमंत्री को बुलाया। उसको अगर निर्णय ये ठीक लगा कि हिमाचल में परिवर्तन होना चाहिए, अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह की सिचुएशन आई थी, वहाँ के लिए मापदंड। मैं वही लगा था बोलने कि अगर उत्तराखंड में होता तो सब कुछ हो जाता, जब हिमाचल की बारी आती है तो शराफत की कदर क्या है बीजेपी हाईकमांड में, ये है जो हमारे साथ हुआ, यहाँ पे हिमाचल में हुआ। आपके सिर पे सरकार बनी, आपके सिर पे सब कुछ हुआ, और आपका ही सिर अगर मैं कहूँ कि सियासी तौर पर कलम करके रख दिया, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इन शब्दों के लिए, लेकिन ये हकीकत है। हाईकमांड का इसमें मैं ज़्यादा रोल नहीं मानता। उनको जैसी पिक्चर पेंट की जाती है, लोग जाके जैसे बात करते हैं जी। कुछ लोग सेवा भाव से काम करते हैं, कुछ लोग गणेश परिक्रमा में लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपना अपना रोल सबने किया। पर आप ही के खिलाफ रोल हुए ना सारे के सारे। चलो, किन दिन ने किया होगा वो। मैं माफ़ी चाहूँगा सर आपसे, लेकिन ये भी हकीकत है कि आप बोलते कुछ नहीं, आप किसी के न खिलाफ बोलते हैं न कुछ करते हैं, बहुत कम इश्यूज़ पर आप बोलते हैं, और वो भी अगर इश्यूज़ हैं तो वो प्रो पार्टी होते हैं, प्रो जो एक रणनीति होती है। उसके बावजूद ये डर क्यों पसरा रहता है हिमाचल बीजेपी में कि धूमल साहब कि मतलब एक नेगेटिविटी वाला, और आपके यही लोग बना के रखते हैं जिन्हें आपकी वजह से ही आज सियासत में मौका मिला है, कैबिनेट रैंक पे भी रहे। द्वारा आपके हिस्से से आप भले ही सियासत से बाहर कर दिए थे इन लोगों ने, लेकिन आपके नाम पर मंत्रिमंडल में सीटें गई थी। अपना अपना दृष्टिकोण है पार्टी के प्रति। हमें मानते हैं पार्टी ने बहुत दिया जी, जितना दिया वो बहुत दिया, और जिन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया होगा जी, वो भी जनता के सामने एक्सपोज होंगे। जी जी। असली मालिक तो जनता है। नहीं है तो असली रोल में तो जनता ही है। चलिए, मैं अब बिल्कुल लास्ट वाली तरफ आ रहा हूँ सर, कि पीढ़ी परिवर्तन आपने देखा, युग परिवर्तन कांग्रेस ने देखा, क्योंकि आपके बाद जयराम ठाकुर जी और युग परिवर्तन जिस तरह से कहा जा सकता था, भी आपके भी अच्छे संबंध रहे थे वीरभद्र सिंह जी के साथ। तो पीढ़ी परिवर्तन वाले सीएम और युग परिवर्तन वाले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, पीढ़ी परिवर्तन वाले जयराम ठाकुर हैं। इनमें दोनों में कितना फर्क है? पॉजिटिव क्या है, मैं तो यही पूछूंगा। नेगेटिव तो फिर उल्टा सवाल चला जाएगा। दोनों में पॉजिटिव है, नेगेटिव तो ढूंढता नहीं मैं। आपके लिए नेगेटिव सबने ढूंढ लिए थे, कब तक ऐसी दरियादिली? पॉजिटिव है, दोनों पार्टी से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े लोग हैं जी। 19-21 का फर्क देखा जाए तो 19 कौन है और 21 कौन है? मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, 21 कौन साबित हो रहा है मौजूदा हालात को देख के भी और पिछले 5 साल को देखते हुए भी? जनता फैसला करेगी आने वाले टाइम में। मैं ये जवाब आपसे चाह रहा था कि अगर इन चीज़ों को देखा जाए कि इतने फाइनेंशियल विवाद सब कुछ सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ चला हुआ है, और बड़ी बात ये भी थी कि एक मुख्यमंत्री का विजन नज़र आता है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता ग्रहण करने के बाद कह दिया था कि
हिमाचल के जो हालात हैं वो श्रीलंका वाले हो जाएंगे, हो सकते हैं, और 3 साल बाद वही पोजीशन सर सामने आई। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था सर? पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई ये हालात होने वाले हैं। बाकी तो बीजेपी में जितने भी रहे सीजन लीडर भी हैं, सारी चीज़ें, किसी के दिमाग में शक नहीं आया था कि हिमाचल के ये हालात भी हो सकते हैं जी? भविष्यवाणी करना जी। या श्रीलंका का उदाहरण उसके सामने था, ये संभव होता है। लेकिन प्रयास तो ये होना चाहिए कि श्रीलंका के जैसे हालात बने ना, योग्यता इसमें होगी। बिल्कुल। एक बड़ा सधा सा सवाल मैंने रखा था और बड़ा सीधा सा जो जवाब था वो प्रोफेसर साहब ने दे दिया कि जो भी है देखना चाहिए था कि जब आपको खतरा पहले नजर आ रहा था। खैर, पुराने दौर की बात थी और बहुत सारी चीज़ें पुराने दौर से निकलकर सामने आई। तो एक दौर ऐसा भी था कि आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे, आप सीएम भी रहे। दूसरा ये दौर आ गया कि विपक्ष में वीरभद्र सिंह नेता हुआ करते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ क्या थी जो आज की डेट में आपको नज़र नहीं आ रही है? नेता प्रतिपक्ष का रोल कैसा होना चाहिए, नेता जो सत्ता पक्ष के उनका रोल कैसा होना चाहिए, आप दोनों में कैसा था? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा वैसे तो बहुत छोटी है जी। पार्लियामेंट के मुकाबले में समुद्र और कुएं वाली बात लगती है। लेकिन एक गौरव की बात है हिमाचल के लिए कि हिमाचल की विधानसभा की चर्चाओं का जिक्र दिल्ली में भी होता था। पार्लियामेंट में लोग मानते थे कि चर्चा का, बहस का स्तर बहुत ऊंचा होता है। कहाँ आ गए हम लोग? खाची जैसे लोग जेबीएल जो बेस्ट डिबेटर रहे, बिल्कुल, बहुत रिफाइंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन लोगों के साथ चर्चा करना। वीरभद्र जी में भी खासियत थी कि अगर कोई गलत बात वो कह दे और उनके ध्यान में ले आए तो स्वीकार करने में इनकार नहीं करते थे। आज बहुत बातों पर ना ऐसा मन कर रहा है कि ताली बजाई जाए। आज के है आप लोगों के बीजेपी कांग्रेस के ऐसी सारगर्भित चर्चा सदन के अंदर? ठीक सर। जो नेता लोग बोलते थे वो स्टडी करके आते थे। इस बात पे तो मैं ताली बजाऊंगा। एक भी पढ़ा हुआ नजर नहीं आता दोनों पक्षों में। और लीड किसको करना है? हमारे वेल एजुकेटेड यूथ को। जी सर। रामलाल ठाकुर राज्यपाल रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो भी जब बोलते बड़े डबे तुले। वीरभद्र जी की भी कोशिश होती थी कि जब मुख्यमंत्री थे तो सरकार के पक्ष को प्रभावशाली ढंग से रखे जी, और विपक्ष में भी हमारी सरकार की कमियां ढूंढ के आलोचना करने का प्रयास करते थे। आजकल तो ब्लो द बेल्ट हो रही सारी चीजें सर। मैं सुनता नहीं विधानसभा की चर्चा, लेकिन जो लोग मिलते हैं जी, वो तुलना हमेशा करते हैं। क्या कहते हैं लोग? यही जैसे संसार की रीत है कि पुराना वक्त बहुत अच्छा था। चर्चा का मतलब तभी होता है जब आप अपनी बात मना पाए, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ जी, अपने ज्ञान के साथ। मुझे याद है धर्मशाला में सेशन था और धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बन रहा था, बिल पेश हुआ था। उस पर हम काफी बोले। जी, वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पैसा अभी लंच हो रहा है, मैं अपने अधिकारियों को आपके पास भेजता हूँ, आप डिस्कस कर लें क्या क्या संशोधन करना है वो कर लेते हैं। आजकल तो हर कोई इतना लायक शो भी करता है, शो ऑफ भी करता है। और तब उस दौर में वीरभद्र सिंह जी ने धूमल साहब की काबिलियत को परखा और ये अपने अफसर भेजे कि डिस्कस कीजिए। आजकल तो ये होता है कि अफसर कहाँ कहाँ पे क्या क्या हाजिरियां भरने के लिए भेजे जाते हैं ना जी। ऐसे एक बार और इंसिडेंट याद आता है
मेरा एक प्रश्न था, उसको सप्लीमेंट्री कर रहा था, तो ऑफिसर पर्ची मेरे को भेज रहे थे। राज साहब को मैंने उसमें कहा कि पर्ची से काम नहीं चलता, मैटर में आना हो तो पढ़ना पड़ता है। उन्होंने सारी पर्चियाँ उठा के मेरे पास भेज दी कि अब देख लो इसमें क्या है, दे रहे लिख के। कितनी सारी चीजें थी, और वही चीजें आज की डेट में हमारा यूथ भी ढूंढ रहा है कि हमारे पास काश कोई ऐसी लीडरशिप होती। और जो मैं तो पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बना था। जी जी, वीरभद्र जी बड़े वरिष्ठ नेता थे, वो समझाते थे कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कट से क्या है। मुख्यमंत्री मैं हूँ तो वो खड़े होंगे तो तब तक नहीं बैठते जब तक मैं न बैठते हूँ साथ। ऐसा बहुत कुछ हम उनसे सीखने को मिला। कई मामलों में बड़े जिद्दी भी थे, किसी बात पे अड़ जाते थे तो उस पर अड़े रहते थे, लेकिन दिल की बात भी शेयर कर लेते थे। बहुत कुछ याद आ रहा होगा आपको, लेकिन एक जिद्दी शब्द आपने इस्तेमाल किया। थे वीरभद्र सिंह बहुत जिद्दी थे, मैंने उनके साथ भी आपके साथ भी काम किया हुआ है। तो मौजूदा दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी कम जिद्दी नहीं है कि मैं पाड़िए से बोलूँ कि मैं काका बल्ली मैं अकड़ गया तो अकड़ गया। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू दा जेड़ा पिछले स्ट्रगल थी सह सुखू भाइयां से राज साहब दे आत्मसात कर ले गुण जिद्दी होने दे। पहाड़ी की कहावत है एक, हाँ जी, पड़ोसन का रूप गाड़ना है दत्त मत आ जाती है। हाँ आई हो तो दत्त मत। असर तो बहुत संगत का होता है, जिन हालात में आदमी रहा है उनके साथ जो हुआ उसका प्रभाव उनके ऊपर है। मतलब 30 साल के करियर में सुखविंदर सिंह सुक्खू को जितने वार हुए उन्होंने सीखा कि इस वार से बचना कैसे, इस वार का पलटवार कैसे करना है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आज आपने हमें टाइम दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक छोटी सी गलती पूरे प्रदेश को कितना पीछे लेके चली जाती है। मैं माफी चाहूंगा प्रोफेसर साहब आपसे कि जब पिछले इनके दौर में, हाँ सर मैं आपके दौर में नौकरी वाला मुख्यमंत्री भी आपको कहा जाता था, लाले डाल दिए आपकी पिछली सरकार ने। जब आपकी सरकार थी तब भी बेरोजगारों की चीखें निकली, आज की डेट में भी बेरोजगारों की चीखें निकल रही हैं। सर कौन सा विजन है, किस तरह के रिवाज आपकी सरकार ने शुरू किए थे जिसे आज ये मौजूदा सरकार चला रही है? जी हमने तो रिवाज किए थे, हजारों नौकरियां दी, फिर बदलने की नौबत क्यों आई जयराम सरकार को, ये पैटर्न क्यों चेंज हो गए? जी ये प्रश्न तो उनसे करनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को रखिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि एक जो आम आदमी होता है ना उसकी सोच बड़ी खास होती है, और आज के दौर में जो खास लोग बन रहे हैं ना, आम से उठ के खास हो जा रहे हैं, उनको आम आदमी की परवाह नहीं होती है। तो आज भी प्रोफेसर साहब ने बड़ी बेबाक बात रखी, और जहाँ पर ज़रूरत थी एक कायदे में रहने की, उस कायदे को भी इन्होंने देखा, और जहाँ पे जनता के फायदे की बात थी वो भी इन्होंने रखी। अब इन हालात पर जो मौजूदा हालत है उसके ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में, क्योंकि इस वार्तालाप में भले ही थोड़ा सा ये लंबा चला गया है इंटरव्यू, लेकिन जो ग्रंथ होते हैं ना, तो मैं तो ये मानता हूं कि प्रोफेसर धूमल अपने आप में एक ग्रंथ है जिसमें त्याग भी है, जिसमें सोच भी है। लेकिन याद रखिएगा कि भविष्य में लीडरशिप को ख़त्म करने में कोई टाइम नहीं लगता, और लीडरशिप को बनाने में उम्रें निकल जाती हैं। तो हमीरपुर में तो, जिला हमीरपुर में तो ये गलती हुई है, और उस गलती के बाद भी मैं इस सवाल का जवाब इनसे नहीं लूँगा कि उसी बीजेपी में क्या क्या हुआ, यहाँ पर धूमल साहब के घर आंगन में अब तक क्या क्या हो रहा है। सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस वजह से धूमल साहब हाशिए पर गए, धूमल साहब हाशिए पर नहीं गए, पूरा हिमाचल हाशिए पर गया था, और शायद आज भी तड़प रहा है कि कहीं केंद्र में आ सके। तो ऐसी जो गलतियां होती हैं ना, उनमें सुधार करना, ढाल बनना हम ही लोगों का काम होता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।
शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।